नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। इस सफलता के पीछे मेक इन इंडिया के टेक्नोलॉजी और कर्नाटक के युवाओं का बड़ा योगदान है। मोदी ने बेंगलुरु को न्यू इंडिया के उभरते हुए आईटी हब के रूप में बताया, जहां ज्ञान और तकनीक का मेल भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा है। साथ ही पीएम ने कर्नाटक की संस्कृति, लोगों के प्यार और कन्नड़ भाषा की मिठास को भी खास तौर पर सराहा। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। यहां की संस्कृति, यहां के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है। सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज तो वही दिल्ली से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री के संदेश को याद करते हुए कहा कि 1947 में लाखों परिवारों का जीवन अचानक तबाह हो गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि उन पीड़ितों का क्या कसूर था और आज भी ये नहीं समझ पाया कि उस समय की राजनीतिक ताकतें इतनी आसानी से क्यों झुक गई। ये एक बड़ा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और आज भी गूंजता रहता है। जिन्हें उन लाखों परिवारों की वेदना, जिनको एक झटके में भुलाने का काम उस समय की सरकार ने किया 1947 में, क्या कसूर था उन लोगों का, ये आज तक पता नहीं है। उस समय की जो राजनीतिक शक्ति थी वो क्यों घुटने टेक गई, एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उन लाखों परिवारों की वेदना को समझा और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। आज आप देख रहे हैं कि सिंध के कितने परिवार यहाँ इकट्ठे हैं और ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उस वेदना को देखा है, वो कष्ट देखा, अपने परिवार के लोगों को खोते हुए देखा है।
तो हमारा परिवार भी उन्हीं में से एक परिवार है, इसलिए आज आपने देखा होगा कि सब लोग इमोशनल भी थे उसमें। लेकिन उन यादों के साथ साथ हम लोगों को सीख भी लेनी है कि अपने देश को कैसे प्रगति पथ पे हम माननीय प्रधानमंत्री की मिलकर बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो 1947 का वो जो काला दिन है, वो एक दर्द भरा दिन है, वो तकलीफ से देता। तो वही भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टेलथ फ्रिगेट INS तमाल, जो 1 जुलाई 2025 को रूस में कमीशन हुआ था, भारत वापसी के दौरान 6 से 9 अगस्त तक मोरक्को के कैसाब्लांका बंदरगाह पर रुका। ये दौरा भारत की समुद्री कूटनीति को और मजबूती देता है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। INS तमाल यूरोप और एशिया के कई बंदरगाहों से गुजरता हुआ भारत लौट रहा है और ये बीते 2 सालों में कैसाब्लांका पहुंचने वाला तीसरा भारतीय नौसैनिक पोत है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने करारा जवाब दिया है। शेट्टार ने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव जीतने पर चुनाव को न्याय बताते हैं, लेकिन हारने पर EVM और फर्जी वोटों का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास दस्तावेज है तो चुनाव आयोग के सामने पेश करें और चुनौती दे, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनमें उनके आरोप झूठे हैं। अगर वे झूठा हल्फनामा देंगे तो यह आपराधिक प्रक्रिया के तहत अपराध होगा। It is dacoity by the Congress people. Last so many years they ruled the entire India. Whenever Indira Gandhi comes to the power, Rajiv Gandhi comes into power. At that time also this had been that time also election commission was there. Election commission is the election commission. It is autonomous body. Honestly, whenever they get elected, they will say it is a justice, and whenever they lose the election, always they EVM mistake and fake votes, golmaal, everything they started. So if now I only ask Rahul Gandhi and Congress people whether you have documents. They have showed bundles of the documents. You produce before the election commission. You challenge it. Why you are not challenging? And even the memorandum submitted to the election commission after agitation in Bangalore, it is not signed by the Rahul Gandhi. It is not signed by the Mallikarjun Kharge, who are the taken lead. तो वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर से बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष केवल ये गलतफहमी फैलाना चाहता है कि NDA गठबंधन में दरारें हैं ताकि वे इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। उन्होंने 2020 के चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि अगर NDA उस वक्त आज की तरह एकजुट होता तो RJD केवल उन्हीं सीटों पर जीता जहां उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने गठबंधन के भीतर अपनी चिंताएं जरूर जताई हैं ताकि बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के अपराध नियंत्रण की तारीफ भी की और साफ कहा कि NDA 225 सीटों को जीत के लक्ष्य के साथ ही आगे बढ़ेगी। देखिए, ये विपक्ष के लोग इस तरीके का भ्रम फैलाना चाहते हैं कि अगर NDA में किसी तरीके की दरार आ जाए तो इनकी राह आसान नहीं, संभव होने लगेगी। 2020 का इन लोगों ने अनुभव देखा कि भैया अगर NDA एकजुट ना रहे, आज जो राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल अपने आप को सबसे बड़ा दल कहते हैं, भैया कैसे बड़ा दल बने? अगर उस वक्त भी 2020 में NDA एकजुट रहता जैसे आज है, कौन सी सीटें ये लोग जीते? उस सीटों को जीते ना जहां पे चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का काम किया। उस वक्त भी यूनाइटेड NDA के तौर पे हम लोग चुनाव लड़ते तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगती। तो आज भी ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि NDA में किसी तरीके की दरार उत्पन्न हो जाए। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया, देखिए ये
तो श्रीनगर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि उनकी भूख हड़ताल एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो कम से कम 10 दिन तक चलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथी पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भारी बारिश के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर की जनता के छीने गए अधिकारों को वापस लाने के लिए है, जिनका वादा कांग्रेस ने चुनावों के दौरान किया था और आज तक हम लड़ाई कर रहे हैं। ये हंगर स्ट्राइक एक सिलसिला है, 10 दिन चलेगी। इससे पहले जंतर मंतर में हमारे जम्मू कश्मीर के साथी आए थे, वहां उनके साथ पुलिस ने उनको नहीं आगे बढ़ने दिया। भारी बरसात थी, पूरे रास्ते बरसात थी, लेकिन ये वहां पहुंचे। और ये जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर रहे हैं, 101 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका हक छीन लिया गया, बड़ी बेरहमी से छीना गया। उस हक को वापस दिलवाना जरूरी है और ये वादा हमने अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में भी किया था। मैंने ही यहाँ आकर लॉन्च किया था, मुझे याद है, चुनाव के दौरान। तो वो हक इन्हें वापस दिलवाना है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हंगर। तो वही नालंदा के चंडी में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता ने 20 साल तक मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया क्योंकि उन्होंने सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया, लेकिन इन तमाम सुधारों के बावजूद सबसे बड़ी समस्या रोजगार और पलायन का समाधान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि नालंदा में विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ की गरीबी अभी भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसे अधूरे विकास का उदाहरण बताया। नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया, उसकी वजह से 20 वर्ष बिहार की जनता ने, विशेषकर नालंदा हरनौत की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। उम्र हो गई है, इसलिए अब नीतीश के आगे, लोगों को नीतीश के आगे देखना है और नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश के आगे देख रही है। और नालंदा हरनौत की जनता भी सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नीतीश जी के राज में सड़क सुधर गया, बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं बंद हुआ। तो नालंदा में जरूर विकास हुआ है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की भी गरीबी खत्म नहीं हुई। यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश कुमार के आगे देख रही है। सड़क, बिजली, पानी से आगे बढ़कर लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जो तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल सीट को लेकर इतने चयनात्मक क्यों हो गए हैं और केवल उन्हीं क्षेत्रों पर सवाल उठा रहे हैं जहां बीजेपी आगे चल रही थी। त्रिवेदी ने सवाल किया कि अगर चुनाव आयोग का डेटा गलत है तो राहुल गांधी को 1 लाख फर्जी मतदाताओं की जानकारी कहां से मिली। उन्होंने ये भी तंज कसा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों बच रहे हैं। एक सोची समझी सियासी रणनीति बताया। वो बंगलौर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं वो 1 लाख उनके पास आए कहां से अगर चुनाव आयोग का डाटा नहीं था। दूसरा, उन्होंने किसको जारी किया है वो 1 लाख लोगों की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी किया है? क्या सांसदों को जारी किया है या चुनाव आयोग को दिया है? दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी, आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने सिलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? उसी बेंगलुरु सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वो विधानसभा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी ने लीड किया है, 2 विधानसभाएं चामराजपेट और शिवाजी नगर, जहां कांग्रेस को 60% से अधिक वोट मिला है, वहां पर बढ़े हुए मतदाता क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग की संख्या अधिक है, माइनॉरिटी डोमिनेंस है, या फिर आपको इस विषय में पता ही नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा नहीं हो, यद्यपि आप स्वयं नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पात्र हैं, यानी आप स्वयं सरकार की दृष्टि से सरकार के एक हिस्से हैं, क्योंकि आप कई कमेटीज में भी हैं, परंतु पार्टी से कराना था तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर रहा है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी
सबसे वरिष्ठ नेता हैं और वो कर्नाटक के हैं। शायद इसलिए वो नहीं कर रहे हैं कि उन्हें हकीकत पता है, और या फिर राहुल गांधी जी ये साबित करना चाहते हैं कि कर्नाटक राज्य के संदर्भ में ही उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा ये राहुल गांधी जी को पता है। वो बेंगलोर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में बेंगलुरु दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने जा रहा है। खट्टर ने बताया कि इस दिशा में कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं और केंद्र सरकार लगातार प्रगति को गति दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीति की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। मजाक में कहते हैं कि कभी बेंगलुरु का कोई एक साथी अपने किसी साथी को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाएगा तो एयरपोर्ट पर उसको सी ऑफ करके आएगा। वो साथी मुंबई या दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन ये साथी एयरपोर्ट से अपने घर नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार की समस्या के बारे में जो एक भयंकर वातावरण है, इसको एक चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्वीकारा है। और उसके पीछे की जो एक और भूमिका आगे की बता रहा हूं कि कुछ पाइपलाइन में बहुत सी योजनाएं हैं। आज फेज 3 का शिलान्यास हुआ है। अब एक और 3A का जो एक प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद उसको भी चालू कराया जाएगा। और जितनी प्लानिंग बेंगलुरु की है, मैं समझता हूं आने वाले वर्षों में दिल्ली के बाद नंबर 2 पर मेट्रो नेटवर्क वो बेंगलुरु का होगा। मजाक में कहते हैं। तो वही शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को धमकाने का प्रयास कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने मांग की है कि चुनाव आयोग जो है वो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे और इस पूरे मामले को लेकर के तमाम सवालों का जवाब भी वो दे। The entire world is watching that the Election Commission has completely demolished free and fair elections in India. It is shameful the way Election Commission is trying to bully and threaten leaders of opposition. The Election Commission should come clean and answer Rahul Gandhi's questions. If they feel something is wrong, come and debate it and try to erase it. Instead of erasing that, they are erasing proofs that Rahul Gandhi has given. तो वही महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मुंबई में हाल ही में हुए कपिल शर्मा शो के कैफे पर फायरिंग और सोशल मीडिया पर वायरल हुई धमकी संदेश के मामले पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस पूरी तरह सक्षम है और शहर में किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था भंग नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को किसी के खिलाफ शिकायत है तो वे सीधे प्रशासन के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए, पूरी सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए है और शहर में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। जो एक दो बारिश हुई है उसमें अभी मिंटो ब्रिज से फोकस सारा काकेदे होटल पे शिफ्ट। यहाँ बेटो रख दो फोन तुम। तो मैं परसों रात को जब 2 दिन लगातार बारिश हुई, मैं परसों रात को 12 बजे यहाँ पर था। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं मगर खुद गाड़ी चलाकर अपने घर से 12 बजे मैं काकेदे होटल के बाहर था। तो ये जो सीपी का आउटर सर्कल है, इसमें केवल ये 100 मीटर का ऐसा पैच था जहाँ पर पानी था। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इसके नीचे से जो ब्रिटिशर्स ने बैरल बनाई थी, ये वो बैरल है जो 100 साल पहले बनी हुई थी। और इसके आगे ये बैरल पीछे से पंचकुइया रोड से आती है और आगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से आईटीओ जाती है। पीछे जो एक दो बारिश हुई है उसमें। तो वही चिपलून में सेवानिवृत्त शिक्षिका वर्षा जोशी के हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सफलता जिला पुलिस अधीक्षक नितिन बागटे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध अन्वेषण शाखा, रत्नागिरी और चिपलून पुलिस की टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
महामुनि, जो पिछले 3 दिन से चिपलून में जांच दल का मार्गदर्शन कर रहे थे, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। इस मामले में पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जिला पुलिस प्रमुख ने पूरी टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। देखिए, हमारी मुंबई पुलिस कोई भी तबाही नहीं मचने के लिए, या फिर जो भी गैंगस्टर्स एक्टिव होना चाहते हैं, या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना हमारी मुंबई पुलिस को अच्छी तरीके से आता है। मेरे ख्याल से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमारी पुलिस के पास दीजिए, वो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारी मुंबई पुलिस कोई भी तबाही। तो महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सौम्या से जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत में पनाह देने और इलीगल बांग्लादेशी नागरिकों के विरोध को लेकर सवाल पूछा गया, तो वो सवालों से बचकर भाग निकले। सवाल था कि एक तरफ आप अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत में पनाह दी है। क्या बीजेपी की ये दोगली राजनीति नहीं? इस सवाल का किरीट सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म हत्याकांड में पीड़िता की मां से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां अब बेहतर है और कुछ ही घंटों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता से वो घायल हुई। सुकांत ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों पर राजनीतिक दबाव देखा गया, जिससे सच सामने नहीं आ पाया। मामले को लेकर बंगाल की राजनीति और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रायगढ़ किले के तलहटी में मारणगांव प्रचार रोड पर स्थित सांदोशी गांव के पास सोमवार को 2 एसटी बसों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। यह हादसा मुख्य मोड़ पर हुआ, जहां महाड़ सांदोशी बस में सवार 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत पछाड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। Now the situation is quite improved, and within few minutes or few hours, she will be released from the this private hospital. And I have talked to her, and according to her version, police injured her yesterday when she was protesting against the police administration and the West Bengal government, and a big lump was present there at the forehead of her yesterday. Now that has been minimized, and according to doctors, she is out of danger. Now the situation is quite improved, and तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।